ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हमारे गवर्नर कवर हैं, हमारे सीएम कवर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कवर हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके बारे में बता दिया था, डिफरेंस बता दिया था, कितना इनका टेन्योर होता है वो बता दिया था, कितने मेंबर्स कितनी स्ट्रेंथ होती है वो बता दिया था, और दोनों हाउसेस के बारे में बता दिया था कि काउंसिल जो है वो ओनली 6 स्टेट में हमारे यहाँ पे पहले 7 में होती थी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा लड़ता है, पहले ही बता दूं, 7 और 6 दोनों देंगे। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 7 को टिक लगाते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या होती थी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, बट अब वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, क्योंकि अब वो क्या बना दिया हमने, यूटी बना दी है ना, पहले वो स्टेट हुआ करता था। ठीक, तो अभी तक हमने यही पढ़ लिया है। उसके बारे में हमने दोनों की स्ट्रेंथ पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है हमारी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें अगर वैकेंसी हो, वैकेंसी कैसे आती है, किसी भी पोस्ट पे वैकेंसी कैसे आती है, चाहे हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे पीएम हो, चाहे हमारे एमपीज हो, या हमारे एमएलएस की बात करें या एमएलसी की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो वैकेंसी कैसे आएंगी, वैकेंसी आती है सबसे पहले रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, या फिर क्या कर दिया कि खुद से रिज़ाइन कर दिया, या फिर क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है और उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता ले ली, तो उधर से सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर उनको किसी हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया हो, तो प्रॉफिट का पोस्ट हो जाता है वो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वैकेंट हो जाएगी। या क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन उनके अंदर आ गया हो, ठीक है, तब हो जाएगी। या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके अंदर कोई भी परेशानी आई, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की उन्होंने, एंटी डिफेक्शन लॉ अपना शेड्यूल 10th, है ना। तो इस तरीके से जो सीटें हैं वो वैकेंट होती हैं। वो पहले ही मैंने बता दिया है, बिल्कुल सिमिलर चलता है, लोकसभा की तरह हमारा काम करती है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यसभा की तरह काम करती है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बट लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और असेंबली की फिर भी सिमिलर स्ट्रेंथ भी कह सकते हो या पावर भी कह सकते हो, ठीक है, सिमिलर है। बट राज्यसभा और काउंसिल में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, राज्यसभा हमारा सेकंड हाउस बोला जाता है उसको, ठीक है, परमानेंट हाउस बोला जाता है, परमानेंट हाउस काउंसिल भी होता है, बट हमारी राज्यसभा को बहुत ज़्यादा पावर होती है एज कंपैरिजन टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने ये पढ़ लिया, अब हम इनकी ना प्रोसेसिंग पे चलते हैं। जैसे हमने क्या किया था, पार्लियामेंट में प्रोसेसिंग पढ़ी थी, कैसे प्रेजाइडिंग होती है, कैसे जो सत्र है उसके लिए सम्मन किया जाता है, कैसे इसका प्रोरोगेशन किया जाता है, या डिसोल्यूशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिल्कुल सिमिलर लोकसभा की तरह, पर फिर भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ भी आपकी रिकॉल हो जाए और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजाइडिंग है भाई, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर में हम दोनों की बात करेंगे। यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल है। जहाँ पे लेजिस्लेचर वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू ओन प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे कि लोकसभा में क्या होता था, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में क्या होता था, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन। सेम सिमिलर वही चीज़ है, यहाँ पे स्पीकर होंगे, किसमें, असेंबली में होंगे बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होंगे, हमारे स्पीकर होंगे एंड डिप्टी स्पीकर होंगे। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होंगे, वहाँ पे लोकसभा में थे। मैं कंपैरिजन करती चल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ऐसे ही हमारा राज्यसभा में चेयरपर्सन हुआ करते थे और डिप्टी चेयरपर्सन हुआ करते थे। चेयरपर्सन हमारे कौन होते थे, वाइस प्रेसिडेंट होते थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी भी सैलरी का कोई भी जिक्र नहीं है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए है, पीएम के लिए है, बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती है।
उनको सैलरी किस पोस्ट के एवज में मिलती है? एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब भैया 6 स्टेट हैं हमारे जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोबारा से रिकॉल करा दीजिए मुझे। हाँ, हम्म 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 देखो सीधे ना बच्चों, एक या तो इसको ट्रिक भी करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए कि यूपी और बिहार, ये 2 चीज तो आपको याद होगी, बाकी नहीं बच्चा, बाकी सब क्या है वो साउथ से हैं। सारे स्टेट हमारे साउथ के हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। 4 ये हो गए। जैसे एटीएम, एटीएम 3 तो स्टेट ये ले लीजिए साउथ के, एटीएम तो सबको पता ही है, भूलोगे नहीं। ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, एटीएम हो गया। बाकी क्या बचा? के कर्नाटका और यू और बी। अब के यू बी ये 3 लेटर्स बच गए हैं। अब उसको तुम्हें कोई भी ट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग बनानी हो बना लेना। हाँ ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 4 स्टेट हैं हमारे वो साउथ से रिलेटेड है। साउथ जो हमारा एक लैंड एरिया जो है ना साउथ वाला, वो हमारा थोड़ा सा रिचेस्ट श्रेणी में आता है। ठीक है, वहाँ का आप वो देख लीजिए, चाहे रिलीजन बेस देख लीजिए, कभी भी आपने रिलीजन से रिलेटेड दंगे होते देखे हैं साउथ में? वहाँ से चाहे वो पहनावा देख लीजिए, चाहे रिलीजन देख लीजिए, चाहे फैमिली देख लीजिए, ठीक है, चाहे सिनेमा देख लीजिए, सिनेमा भी देख लीजिए, सारी मूवीज ऑलमोस्ट जो भी रिलीज होती है रिमिक्स है। दृश्यम जो है अजय देवगन की, वो साउथ की रिमिक्स है। बहुत मूवी ऑलमोस्ट, हमारे बॉलीवुड के पास अब कोई थीम थ्योरी है ही नहीं, साउथ की मूवी को कॉपी करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, एक मूवी आई थी उड़ान, जिसमें ये सच्ची कहानी है, किसी मतलब कि एयरफोर्स से उन्होंने क्या किया था, अपने आप रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और फादर से लड़के वो घर से निकले थे। तो उनके फादर ने ऐसी गुस्से में बोल दिया था कि मर भी जाऊं तो मेरी मतलब कि चिता को आग नहीं लगाएगा, देखेगा नहीं, गुस्से में। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो उस टाइम पे कहाँ पे थे, फ्लाइंग उसमें थे। ठीक है, और उनके पिता की जो हो जाती है वो डेथ हो जाती है, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ट्रेन से जाने में तो टाइम लगता, फ्लाइट से वो पहुंच सकते थे। बहुत लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, सब कुछ किया, बट उनको क्या हुआ उस टाइम पे, क्या हुआ, टिकट नहीं मिला, तो वो पहुंच ही नहीं पाए। जब उनका अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद वो पहुंचे, तब उनके दिमाग में क्या आया कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो उस टाइम पे फ्लाइट के टिकट पता कितने हजार हुआ करते थे? 15,000, 20,000। आज तो फिर भी सस्ते हैं, फिर भी सस्ते नहीं हैं, आम जो मिडिल क्लास फैमिली है फिर भी वो अफोर्ड कर सकती है, बट जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो प्लेन में नहीं आ जा सकती। ठीक है, तो तब उन्होंने वो लिया था। तो हर चीज में रिच है हमारे, तो साउथ में ही चारों जो हमारे स्टेट हैं वो साउथ से ही रिलेट करते हैं हमारे। ठीक, अब जैसे कि हमारे लोकसभा में स्पीकर होते थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होंगे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कैसे इनको किया जाता है, जैसे वहाँ पे लोकसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्टेड किया जाता था, यहाँ पे इलेक्टेड बाय कौन सी असेंबली, इटसेल्फ, असेंबली इटसेल्फ और अमाउंट विथ मेंबर। ठीक, सारे के सारे मेंबर्स क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो आपके स्पीकर को क्या करते हैं, इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यूजुअली जैसे हमारे स्पीकर इलेक्टेड होते हैं, हमारे जो स्पीकर हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इनके इलेक्शंस के बाद इनको अपॉइंट, जब इलेक्शंस हो जाता है इनको बता दिया जाता है, उसके बाद हमारे क्या होंगे, स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेंबली। ठीक है, ठीक है, और वो बना रहेगा। ऐसे क्या होगा, हमारे डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन सेम ऐसे ही होता है, पहले स्पीकर को चुन लेंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को चुन लेंगे। ठीक है, अब इनकी पावर्स क्या होती हैं, स्पीकर की पावर्स क्या होती हैं, जो पावर सेम आपने लोकसभा के स्पीकर की पढ़ी थी, वही सेम पावर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी। ठीक, तो सबसे पहला उनका काम क्या होगा भाई, मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज़ का
प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, डायरेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्लास में क्या करते हो, गड़बड़ करते हो तो ऑर्डर मेंटेन कौन करता है? सर, है ना, डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, अगर कोई भी जो आपके एमएलएज हैं वो क्या करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, तो ऑर्डर को मेंटेन करना और उसके डेकोरम को मेंटेन करना असेंबली के। ठीक, सबसे पहला काम। कल की उसमें देखा आपने क्या हुआ, जो विंटर सेशन चल रहा है, देखते ही नहीं होंगे, मारपीट हो गई है, समझ में आई, मारपीट हो गई, 2 एडमिट है हॉस्पिटल में। ठीक, अब आप ये समझिए, जो हमारे वहाँ पे एमपीज बैठे हैं ना, उनको पैसों की टेंशन है कमाने की, आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, आपको वहाँ पे बैठ के सभ्यता पूर्वक काम करना है पब्लिक के लिए, है ना, जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए आपको काम करना है, और वो भी उनसे नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो कल ये हुआ है हमारी विंटर सेशन में। हाँ, 2 हॉस्पिटल में है। ठीक, मतलब ज़्यादा नहीं लगी है, पर एक का तो ब्लड आ गया माथे से, वो कट गया होगा, कहीं पे लग गया होगा बेंच बूंच। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, किस बात पे बवाल है, कोई अमित शाह जो है हमारे, है ना, उन्होंने अंबेडकर के बारे में मतलब कि टिप्पणी करी है, क्या करी है, वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये जो है मेरे जो भी मैंने एड्रेस किया है उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ठीक, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो उधर की तरफ से भी उधर काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इतना तो पागल कोई है नहीं ना कि जो हमारे संविधान के जनक है। देखो, हर इंसान का अपना अपना वो होता है। जो हमारे में महात्मा गांधी जी जो हैं, वो हमारे नेशनल फादर हैं, राष्ट्रपिता हैं, पर बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, नहीं मैच करती, बट कुछ तो किया है, तभी आज वो वहां है। ठीक, भगत सिंह है, बहुत सारे उनके आइडियोलॉजी को मानते हैं, उन्होंने उस टाइम पे जो किया वो बहुत अच्छा किया, बट अगर हम आज बिल्कुल भगत सिंह की तरह सोचने लगे तो क्या वो रिलीवेंट है? ऐसे ना तो बम से थोड़ी ना उड़ा सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो परिस्थितियां और थी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, हमें अपनी थॉट को बदलना पड़ता है और बदलना भी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। और जो भी बिजनेस हमारा असेंबली में होगा उसको रेगुलेट करेगा, उसकी प्रोसीडिंग करेगा। ठीक है, ये इसका सबसे प्राइमरी वर्क है, सबसे पहला वर्क है। ठीक है, और जो भी ये फाइनल करता है वही इसकी फाइनल पावर होती है। यानी कि फाइनल पावर का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर जो वो फाइनल होता है, यानी कि इसने बोल दिया एडजॉर्नमेंट, तो असेंबली क्या होगी, विघटित हो जाएगी, डिसोल्यूशन नहीं होगा थोड़े टाइम के लिए, और एडजॉर्नमेंट सीनेड आई तो पता नहीं कब होगी, फिर गवर्नर को ही नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, वो हम उस वहाँ पे भी पढ़ के आए थे। ठीक, अब क्या होगा, फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है ये हमारे प्रोविजंस का। कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई हमारे वैसे तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो इंटरप्रिटेटर होता है, जो व्याख्या करने वाला होता है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है। बट यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम ना स्टेट लेवल की बात करते हैं। अब स्टेट में भी तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उससे बाहर चले जाएंगे, है ना। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी में भी कोई भी अमेंडमेंट करता है, कोई भी स्टेट लिस्ट के मैटर में तो कर ही सकता है ना, तो उसकी जो भी फाइनल इंटरप्रिटेटर होगा वो कौन होगा, वो स्पीकर बताएगा हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस चीज़ को हटाने की, इस चीज़ को बढ़ाने की। ठीक, दूसरा क्या है, ये आपके रूल्स बनाएगा प्रोसीजर के। ठीक है, जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ असेंबली। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ असेंबली, यानी कि बिजनेस ऑफ असेंबली का मतलब ये नहीं है कि वहां पे जाके हम अपने बिजनेस की बात करेंगे इंडिविजुअल। बिजनेस का मतलब है जो वहां पे काम हो रहा है। ठीक है, कोई बिल पेश किया जा रहा है, वो बिजनेस है वहां पे। ठीक, अब ये भी बिजनेस है जो लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। देखिएगा जाके, ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारी देश की पॉलिटी के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
वहाँ पे जो बैठे हैं वो बहुत हायर लेवल के लीडर हैं, जो ये कर रहे हैं वो बहुत हायर लेवल के लीडर हैं। राहुल गांधी, अमित शाह, ठीक, मतलब अमित शाह नहीं है इस चीज में, बट बैठा कौन है वहां पे? नरेंद्र मोदी, निर्मल सीतारमण, ओम बिरला, ठीक, जो टॉप मोस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री हैं, जो लीड करते हैं, जो हमारे देश का इंटरनेशनल फेस है, इंटरनेशनल बैकग्राउंड पे फेस है। और वहीं पे हमारे यहाँ तो नेशनल लेवल पे हुआ, ये इंटरनेशनल न्यूज है, संसद में, ठीक, संसद में आप लोग देश को चलाने के लिए काम करोगे, हम अपने लोगों के लिए क्या अच्छा करें। और अगर हर बंदा अपना अपना काम ढंग से करने लगे ना, सिर्फ अपना अपना, दूसरा तो छोड़ ही दो, तो तुम ये समझ जाओ कि देश कहाँ नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। एक पूरी बनाने की थ्योरी से हम मंगल पहुंच गए, ठीक। और ये जो जिन्होंने सच में मंगल जो वो था हमारा मिशन था, उनको लीड किया था, जब उनका इंटरव्यू हुआ था मूवी आने के बाद, तो उन्होंने बोला कि कुछ थ्योरीज में ऐसी थी जो सच में रियल थी, उसमें बताई गई हैं चीज़ें। जैसे वो बोलते हैं ना कि आपके लिए साइंस और होम साइंस में कोई फ़र्क ही नहीं है। भाई जब आपको इक्विपमेंट मंगाने हैं उसके लिए आप पैसा खर्च करोगे। ऑलरेडी चंद्रयान 2 हमारा फ्लॉप हो गया था, उसमें वो इक्विपमेंट पड़े हैं तो वो यूज कर लो ना, और पैसा क्यों खर्च करना। तो तब वहाँ पे डायलॉग नहीं बोला गया कि ये जो गृहिणी होती है ना, ये बचे हुए खाने को फ्राई करके और नाश्ते में मतलब कि खिला देती हैं, कुछ भी वेस्ट, वाई वेस्ट, ठीक है। और जो वो पीएसएलवी से भेजा गया है, पीएसएलवी सोच ही नहीं सकता कि आप पीएसएलवी से, वो छोटा बच्चा बोलते हैं हमारे उसकी लैंग्वेज में, छोटा बच्चा नहीं लेके जा सकता। और मंगल कोई चंद्रमा की तरह नहीं है, चंद्रमा यहाँ है तो मंगल वहाँ है, कैसे पहुंच जाओगे इतनी छोटी सी चीज से। फ्यूल आप फोर्स से किसी चीज को मारोगे तभी तो ज्यादा दूर तक जाएगी ना। तब यही कहा कि जब ऑलरेडी तेल गर्म है तो और गैस जलाने की क्या जरूरत है, जब लग रहा है कि तेल ठंडा हो गया फिर जला दो, फिर फायर कर दो। तो वाकई में थ्योरी है नहीं काम की। चलो, तो ये सब चीज है, बिजनेस करना है और लेजिस्लेटिव जो भी है, जो भी करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो भी है इनका असेंबली में, उस पे ये काम करते हैं, उसके इंटरप्रेटेंट होते हैं ये, ठीक। और ये क्या करेगा, ही एडजॉर्न्स द असेंबली, ठीक, एडजॉर्न कर देगा, सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ ए कोरम। अगर कोरम मेंटेन नहीं है तो एडजॉर्न कर देंगे, या क्या कर देंगे, उसको असेंबली को सस्पेंड कर देंगे अगर कोरम नहीं है तो, ठीक। कोरम क्या होता है, किसी भी असेंबली में जितने भी टोटल मेंबर होते हैं उसका 110 या इससे ज़्यादा, ठीक, या तो 110 होगा या इससे ज़्यादा ऐसी करेंगे ना, या इससे, ये जो स्ट्रेंथ आएगी हमारी, या इससे ज़्यादा। कोरम हमारा ये होना चाहिए। किसी असेंबली में मान लो 100 सदस्य हैं तो 100 में से 10 तो होने चाहिए उस असेंबली को रन कराने के लिए। 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 11, 12, 13, 14 या 100 के 100 भी हो सकते हैं, मिनिमम हमें 10 चाहिए। कोरम अगर मेंटेन नहीं है, अब्सेंट है कोरम, तो वो क्या करेगा, एडजॉर्न कर देगा या सस्पेंड कर देगा, ठीक। सारी चीज़ें वही आ रही है ना बच्चों, जो हमने लोकसभा के स्पीकर के बारे में पढ़ी थी। हाँ, एक चीज़ और है, ये कभी भी इनको वोटिंग राइट नहीं होता, जैसे लोकसभा के स्पीकर को वोटिंग राइट नहीं होता है ना, यही है। अब वोटिंग राइट इनको तो नहीं होता है, बट अगर मान लो कोई बिल है और वो क्या हो गया, टाई हो गया, यानी कि उसकी पक्ष में भी 100 वोट है मान लो टोटल, पक्ष में भी 50 पड़ गए और विपक्ष में भी 50 पड़ गए, तो मामला क्या हो गया, टाई। तो यहाँ पे टाई ब्रेकर की तरह इनका वोट लिया जाता है, ठीक। एज ए टाई ब्रेकर ये क्या करेंगे, वोट डालेंगे, और उस वोट को क्या बोला जाता है, कास्टिंग वोट, क्या बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, वैसे तो राइट है ही नहीं, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, बट इनको वोटिंग राइट कब होता है, जब टाई हो जाता है, दोनों मामले हैं, मान लीजिए 100 बंदे हैं, 100 में से 50 ने बोल दिया यस और 50 ने बोल दिया नो, तो अब तो क्या हो गया मामला, फिर वही हो गया। अब कोई 51 वोट लेके आएगा वही जीतेगा ना,
तो 51 वोट, फिर वो वोट कौन डालेगा? स्पीकर। यानी कि अब समझ रहे हैं, या तो वोटिंग राइट है ही नहीं, और वोटिंग राइट है तो पूरी चीज को पलटने का राइट्स है। हाँ कर देंगे तो बिल बन जाए, एक्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है, और ना कर दिया तो खत्म, ठीक। तो कास्टिंग वोट का राइट है इनके पास इन केस ऑफ ए टाई, ठीक। आगे ये क्या करेंगे? वही मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड यही करेंगे, जैसे लोकसभा के स्पीकर करते हैं हमारे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे कि कोई भी बंदा है उसका डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी मेंबर है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में एक वो आया है, रेजोल्यूशन आया है कि भाई इनको हटाया जाए, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे? राइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को हमारे क्या करेंगे? ये स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या ये बंदा जो है वो सच में डिस्क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा। वो फाइनल डिसीजन किसका होता है? स्पीकर का होता है। ये क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल आवर कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में बोला जाता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद, ठीक। तो विधानसभा में जितनी भी कमेटी बनेगी उनके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेंगे? कौन अपॉइंट करेंगे? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और उनके काम पे पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या बनाना है, ठीक है। और खुद वो कौन कौन सी कमेटीज हैं हमारी, चेयरमैन, बाकी जो कमेटीज बनेंगे उनके चेयरमैन और सुपरवाइजर करेंगे, ये चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। और कुछ कमेटी ऐसी होती हैं कि जिनमें ये खुद चेयरपर्सन होते हैं। कौन कौन सी है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, रूल्स कमेटी एंड द जर्नल पर्पस कमेटी, ठीक है। इन कमेटी के ये खुद हेड होते हैं, ठीक। डिप्टी स्पीकर ऑफ, वही है जैसे कि हम स्पीकर का इलेक्शन करवा देते हैं, ऐसे हमारे डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। जब स्पीकर जो है अपनी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, अपने पद पे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम डिप्टी स्पीकर का चयन करते हैं। डिप्टी स्पीकर का काम वही होगा अगर स्पीकर अब्सेंट है, ठीक। अगर स्पीकर अब्सेंट है असेंबली के लिए, असेंबली को अटेंड करने के लिए, तो फिर डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करेगा और उसके वही फंक्शंस और वही पावर उसको मिल जाएंगी जो कि हमने अभी स्पीकर की पढ़ी हैं, ठीक। समझ में आया? सेशंस वही, सम्मन कौन करेगा? गवर्नर, ठीक। कौन करेगा? गवर्नर। वहां पे कौन करता था? प्रेसिडेंट, ठीक है। द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम, वही है मैक्सिमम 6 मंथ में आपको मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ्स में आपको मिलना ही पड़ेगा, यानी कि एट लीस्ट 2 सीटिंग्स, 2 सेशंस तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक। सेम वही प्रोसीजर है जो हमारा लोकसभा में हुआ करता था, ठीक है। यही लिखा हुआ है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, ठीक है। होंगे वही 3 सेशंस भी यहाँ पे, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन। बट अगर किसी कारण से सेशंस सारे नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट 2 सेशंस उनको कंडक्ट कराने पड़ेंगे, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, ठीक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बुलाता कौन है? सम्मन कौन करता है? गवर्नर, ठीक। ठीक। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट बोल देते हैं, यानी कि स्थगित कर दिया। जैसे कि झगड़ा हो गया है ना, या झगड़ा भी नहीं हुआ बट वाद विवाद इतना बढ़ गया कि काम ही नहीं आगे हो रहा है, तो वो कर देंगे एडजॉर्नमेंट, ठीक है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड करना कुछ टाइम के लिए, जो भी वर्क हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, असेंबली के अंदर अगर आप बोल देते हो एडजॉर्नमेंट तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा। अब क्या होगा, स्पेसिफाइड टाइम होगा उसके लिए। अगर बोल देते हैं मे बी कुछ आवर, कुछ डे और वीक्स, तो टर्म आएगी एडजॉर्नमेंट, ठीक।
अगर टाइम को वहां पे डिफाइन कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि तुम लड़ रहे हो, तुम झगड़ रहे हो, भाई मैं अब इस असेंबली को नहीं चलाऊंगा, एडजॉर्नमेंट टिल 1 वीक, तो 1 वीक बोल दिया ना, तो एडजॉर्नमेंट है। और यहाँ पे अगर एडजॉर्नमेंट सीने डाई कर दें, पता नहीं कब चलेगी, पता नहीं कब चलेगी। और उसमें फिर दोबारा से उसको अगर सेशंस को चलाना है तो गवर्नर नोटिस देंगे, तब फिर वो सेशन दोबारा चलेगा। ये प्रोसीजर हमने वहां भी पढ़ा था, सेम प्रोसीजर यहां भी है, ठीक है। प्रोरोगेशन, सेशन को खत्म करना है, ठीक। प्रोरोगेशन का मतलब सेशन को खत्म करना है। देखो प्रोरोगेशन का भी मतलब विघटन होता है, ठीक, और डिसोल्यूशन का भी मतलब विघटन होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ मुझे। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशंस क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब विखंडन है। पूरा का पूरा असेंबली है ना, असेंबली का टाइम खत्म, दोबारा से इलेक्शन होंगे, डिसोल्यूशन वो पावर रखता है। और प्रोरोगेशंस मीन अभी विंटर सेशन हमारा चल रहा है, और विंटर सेशन में क्या हो गया, एडजॉर्नमेंट कर दिया, और एडजॉर्नमेंट में उन्होंने सीने डाई बोल दिया बच्चों। एडजॉर्नमेंट सीने डाई का ही दूसरा भाई है हमारा प्रोरोगेशन, ठीक ठीक। एडजॉर्नमेंट सीने डाई बोल दिया व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड, या तो कंप्लीट हो गया है तब एडजॉर्नमेंट सीने डाई बोल देंगे, जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े में ही बोलेंगे। सेशंस कंप्लीट हो गया, एडजॉर्नमेंट सीने डाई। अभी भी विंटर सेशन चल रहा है मान लीजिए कहीं भी असेंबली में, और बजट सेशन के लिए डेट फिक्स नहीं है, तो एडजॉर्नमेंट सीने डाई करेंगे वो, ठीक। या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, उस कंडीशंस में हो सकता है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे आने वाले कुछ दिन में, या तो अगर सेशंस को लड़ाई झगड़े के बाद अगर सेशंस हमारा एडजॉर्नमेंट सीने डाई हुआ है, तो गवर्नर नोटिस करेंगे, इशू करेंगे नोटिफिकेशंस एमएलएस को कि आइए और शुरू कीजिए। और एडजॉर्नमेंट सीने डाई कब हुआ है कि जब हमारा सेशन ही खत्म हो गया है, शांतिपूर्वक सेशन खत्म हो गया है, तो वो फिर एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे प्रोरोगेशन ऑफ द सेशंस कि अब हम सेशन को स्थगित करते हैं। और एड्रेस करेंगे वहां पे, स्टार्टिंग में एड्रेस करते हैं और प्रोरोगेशन पे एड्रेस करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक, इस तरीके से। तो नोटिफिकेशन दोनों कंडीशंस में होगा, दोनों कंडीशंस में नोटिफिकेशन डालेंगे। अगर एडजॉर्नमेंट सीने डाई बिजनेस आवर में डिस्टरबेंस के कारण हुआ है, और अगर वो सेशंस चलाना ज़रूरी है, कुछ बिल्स जो हैं वो बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, काम करना ज़रूरी है, तब भी नोटिफिकेशन डालेंगे और कहेंगे कि आइए और दोबारा से इसको शुरू कीजिए। और अगर एडजॉर्नमेंट सीने डाई ड्यू टू कंप्लीट द सेशन हुआ है, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे, आएंगे और उनको बोलेंगे शाबाश आपने बहुत अच्छे से काम किया, अब आपने घर जाइए, 2-3 महीने रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा से काम पे आइए। हाँ, इस तरीके से डिसोल्यूशन आप समझ ही गए होंगे, विघटित हो जाती हैं, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो द लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग ए परमानेंट हाउस, ठीक है, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे कि हमारा राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ऐसी हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसी की तरह है, परमानेंट हाउस है, परमानेंट चैम्बर है, ये डिसोल्यूशन नहीं होता, यानी कि काउंसिल से डिसोल्यूशन का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। जो ये काउंसिल है उसको मैंने कल भी बताया था कि स्टेट अपनी मर्जी से बना सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको हटा सकते हैं, पूरी की पूरी मर्जी स्टेट की होती है, बाद में पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है, ठीक। चलो भाई, आप असेंबली पे आ जाइए, तो असेंबली में तो होगा डिसोल्यूशन, क्या हो जाए, जो वहाँ का सीएम है वो रिज़ाइन कर दे, ठीक, या मेजॉरिटी खो दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, ठीक है, तो तब ये डिसोल्यूशन हो जाता है। तो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में अंतर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वही सारी चीज़ें जो हैं सेम वही है। डिसोल्यूशन के बाद आपके री इलेक्शंस होंगे और फिर आपकी न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म्ड किया जाएगा। क्लियर, ठीक। आगे चलिए, कोरम बता चुकी हूँ।
टोटल स्ट्रेंथ का या तो 110 या फिर इससे ज़्यादा, ये कोरम होता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। जो भी मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रेजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होंगे आपके, देखो यहाँ लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस इंक्लूडेड द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। 110, ठीक है, ठीक है। 1/10, ठीक, 1/10 होगा या उससे ज़्यादा होगा, कोई भी कंडीशंस इनमें से फुलफिल होती है तो कोरम है। और अगर कोरम मेंटेन नहीं है तो स्पीकर के पास पूरी की पूरी पावर्स होती है कि उसको आगे चलाना है या नहीं। चलाएगा क्यों फिर वो, जब काम करने वाले बंदे ही नहीं आए तो वो क्या चलाएगा फिर अकेला, ठीक, ठीक है भैया। अब आ जाइए, वही हम बिल से एक्ट बनाएंगे जो हमने पार्लियामेंट में किया था, ठीक। यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं बच्चों बिल से एक्ट बनाने वाली। कौन कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं, देखो कौन कौन सी 2 कंडीशंस होंगी। अगर किसी स्टेट में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी भी स्टेट में, तो क्या होगा, सिर्फ इसी हाउस में फर्स्ट रीडिंग, जब मैं लिखती हूं ना कहीं का अक्षर कहीं जाके लग जाता है, ई का ए बन जाता है, ए का ई बन जाता है, ठीक। फर्स्ट रीडिंग इसी हाउस में हो जाएगी, सेकंड रीडिंग भी इसी हाउस में हो जाएगी। देखो डी कहाँ गया, पता ही नहीं कहाँ गया, ठीक है। और थर्ड रीडिंग कहाँ हो जाएगी, वो भी इसी हाउस में हो जाएगी, अगर ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके बाद यहाँ से कोई भी बिल पास होके जाएगा वो गवर्नर के पास जाएगा। अब देखो जी कहाँ भाग गया, गवर्नर ही उड़ गए हमारे, ठीक है। गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो मेरे लिखने में दिक्कत है, लिखने में नहीं है, टच में ही हो सकती है, ठीक है। या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या रिकंसीडर के लिए भेज देंगे, ये 3 कंडीशंस कर सकते हैं वो। और चौथी कंडीशंस भी होती है यहाँ पे, अगर गवर्नर को लग रहा है कि भैया ये मैटर तो मेरे बस का नहीं है, इन्होंने कहाँ कर दिया, पास आउट कर दिया प्रेसिडेंट के पास, तो अब गवर्नर बिल्कुल ख़त्म, अब असेंबली और प्रेसिडेंट के बीच की बात हो जाती है, ठीक। पहला केस ये है, ठीक, पहला केस हमारा ये होता है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है हमारा, स्टेट है, ठीक, ये स्टेट है। स्टेट मान लीजिए हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार में दोनों चीजें हैं, काउंसिल भी है और असेंबली भी है, ठीक। अब यहाँ पे कैसे होगा, हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल की, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, मनी बिल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं, कलर वाइट ले लेती हूँ, आज मेरे को थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं और स्टेट हमने बिहार ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमारे पास असेंबली भी है और काउंसिल भी है, ठीक। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई बिल हमारा, हम असेंबली से ही स्टार्ट कराते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो भागी गई भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी बिल मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मैंने पास कर दिया, यहाँ से कोई भी बिल जो है वो पास, अभी बिल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं बिल की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं है, जितना भागेगा मैं उतना लिखती रहूँगी, ठीक है। तो देखो L दो हो गए, कोई बात नहीं, ठीक। अब क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया अपने यहाँ से, और वो भी आपको मेजॉरिटी करा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, आप जाके देखिएगा कि उसमें 4 टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, तो आपको पता होगा ऑर्डिनरी बिल में कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल में कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, ये सब चीज़ें हैं। तो बिल हमने यहाँ से पास करा दिया, टोटल पास हो गया बिल, अब कहाँ जाएगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, क्योंकि हम बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं।
अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या पावर है, या तो उसको वो एक्सेप्ट कर ले यानी कि यस कर दे, ठीक ठीक, या उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर दे, ठीक। अभी सुनते रहिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, रिजेक्ट कर दे, ठीक, या फिर क्या कर दे, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। रिकंसिडरेशंस के लिए वापस कहाँ भेजेगी, ठीक है। ये सब कथा करने के लिए, ये सब काम करने के लिए इनके पास 3 महीने का टाइम होता है। किसी भी बिल को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना, कितना टाइम होता है इनके पास, 3 महीने इनके पास होते हैं, ठीक। 3 महीने जो होते हैं वो बच्चों इनके पास होते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या हुआ, बिल आ गया वापस असेंबली में। अब असेंबली क्या करेगी, अब असेंबली इसके पास वापस भेजेगी विद और विदाउट, विद और विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि जो उन्होंने रिकंसिडरेशन बोला है, रिकंसिडरेशन को करे या ना करे, और उन्होंने इनके पास वापस भेज दिया, तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अब क्या पावर होगी, अब इनके पास पावर होगी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ को होल्ड करने की, ठीक, 1 मंथ होल्ड करने की, ठीक, 1 मंथ को होल्ड करने की। 1 मिनट होल्ड करेगी, 1 मंथ होल्ड करेगी। अब 1 मंथ होल्ड करने के बाद चाहे ये यस बोले चाहे ये नो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे ये यस बोले चाहे ये नो बोले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहेगी वो ही मान्य होगा। यहां पे अगर रिजेक्ट कर देती, एक कंडीशन समझ में आई, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 कंडीशंस होती हैं, या तो हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रोड़ा ही नहीं है, ना तो क्या होगा, अभी हाँ ना छोड़ दो, अभी ना मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट्स में समझाऊंगी। या तो हाँ कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिकंसिडरेशन के लिए भेजे तब आप समझ गए, 3 महीने होल्ड पे रख के रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली विद और विदाउट अमेंडमेंट कोई भी चेंज करे या ना करे, उसको वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल भेजती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास यहाँ पे पावर होती है कि 1 मंथ उसको होल्ड पे रखे और वापस, अब ये मान लो यहाँ पे क्या कर दे, ना कर दे, ठीक है। रिकंसिडरेशन के बाद जब वो बिल वापस आया, यहाँ पे अगर ये ना भी करेगी तब भी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर हाँ बोल रही है तो हाँ ही होगा। अब इसकी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं है, प्रोसीजर चलता है। अब वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है ये। अगर मान लो यहां पे भी ये रिजेक्ट कर देती है, कंडीशन नंबर बी, ए बता दिया यस तो कोई दिक्कत नहीं, ए कंडीशन हमारी रिकंसिडरेशन, बी अगर रिजेक्ट कर देती है तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी लेजिस्लेटिव असेंबली को ही फाइनल डिसीजन होगा। राज्यसभा के पास पूरी पावर है ऑर्डिनरी बिल में, है या नहीं है। जब तक राज्यसभा हमारे पूरे बिल को अकॉर्डिंग टू बिल मेजॉरिटी से पास नहीं कराता है, वो बिल बिल ही रह जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। ऐसे ही होता है वहां पे। यहाँ पे काउंसिल के पास वो पावर नहीं है। इसीलिए समझ में आ गया क्या कॉज है काउंसिल ना रखने का, सबसे बड़ा कारण यही है। पूरी पावर किसके पास है, माई बाप यहाँ पे असेंबली है। समझ में आ गई बातें, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गई बात आपको, कोई कंफ्यूजन। डिलेइंग चैम्बर भी बोलते हैं, डिलेइंग कर देरी तो करवा रहा है 4 महीने किसी चीज को, डिले डिले डिले। हम अपने राज्यसभा को सेकंड हाउस बोलते हैं बच्चों, सेकंड का मतलब दूसरा, और एक होता है सेकेंडरी, द्वितीयक, दूसरे की तरह नहीं है, दूसरे के जैसा है, दूसरा नहीं है। समझ में आया,
कि इनको सेकेंडरी क्यों बोला जाता है? डिलेइंग चैम्बर भी इसलिए बोलते हैं कि डिले ही तो करा रहा है, जब हमें पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ही निर्णय फाइनल होगा, इसकी जरूरत ही क्या है? और रफा दफा की बात नहीं होती है बच्चा। पर अगर काउंसिल किसी भी स्टेट में है तो प्रोसीजर हमें पूरा करना पड़ेगा। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। बट हाँ, इसमें एक चीज का फायदा होता है कि मान लीजिए कोई बिल है होता है और रिकंसिडरेशन के लिए बिल जाता है, तो ऑलमोस्ट 99.9% बच्चों उस पर दोबारा से चर्चा होती है कि बिल कोई ऐसे ही नहीं भेज देगा। यहाँ भी कोई मूर्ख लोग थोड़ी ना बैठे हैं, है ना? तो इन्होंने किसी को भी रिकंसिडर के लिए बोला है, इट मीन्स कुछ खामियां रह गई हैं। तो जो चीज की प्योरिटी 2 चैम्बर में जाने के बाद आएगी वो 1 चैम्बर से नहीं हो सकती। ये तो इसका फायदा, ये इसकी मेरिट है। और डिमेरिट तो आप देख ही रहे हो कितनी सारी है। ठीक है, अब मान ली ये था हमारा, हमने लेजिस्लेटिव असेंबली से चला, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से चले, लेजिस्लेटिव बिहार की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई बिल चले, इन्होंने पास कर दिया। देखो जहां पे 2 चैम्बर होंगे ना, तो दोनों चैम्बर के पास वही पावर होती है कि किसी भी चैम्बर से बिल चल सकता है। अभी असेंबली से चलाया था, अब काउंसिल से चला दीजिए। इन्होंने पास करके असेंबली में भेज दिया। अब क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? या तो यस करेगी या नो करेगी, है ना? या तो यस करेगी या नो करेगी, या वही करेगी, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगी। सेम प्रोसीजर है, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो ये बोलेगी ना, अगर इसने यस किया तो वो बिल एक्ट बनेगा, और अगर नो किया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक, फाइनल पावर किसके पास है? फाइनल पावर असेंबली के पास है। फाइनल पावर जो हमारी है वो हमारी असेंबली के पास है। अब आप बिल समझ गए कैसे होता है ना? आसान। अगर जिस बच्चे ने पार्लियामेंट को ढंग से पढ़ा होगा, उसके सेशंस को ढंग से समझा होगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। अब मुझे बताइए, अभी मैं स्लाइड पे नहीं जाऊंगी क्योंकि स्लाइड में तो सारा लिखा हुआ ही है, पढ़ लोगे तुम, पढ़ना तो जानते ही हो। अब मुझे आप एक बात बताइए, प्रोसीजर ऑफ बिल टू एक्ट क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ बिल टू एक्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बिल टू एक्ट? बिल से एक्ट बनने का प्रोसीजर क्या होता है? पहले क्या होता था? लोकसभा में पास किया। लोकसभा में मैं पहले ही बता चुकी हूं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बिल लाया जाता है तो वो गवर्नमेंट बिल होता है, और अगर जो मिनिस्टर नहीं है, ओनली एमएलएज हैं, अब मैं एमएलएज की बात करूंगी यहाँ पे, तो वो प्राइवेट बिल होता है। 2 तरह के बिल होते हैं। तो क्या होगा, कोई भी बंदा बिल पेश कर रहा है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बिल हो चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो, सबसे पहले क्या होगा, वो स्पीकर को देगा, टाइटल बताएगा। वही सिचुएशंस है जो वहाँ पे होती थी। स्पीकर को देगा, टाइटल छिपवाएगा, बताएगा, फिर वो ग्रांट दे देंगे। ठीक है, ग्रांट दे देंगे, ग्रांट का मतलब यस बोल दिया। फिर वो उनके गैजेट में, गजट जो होता है उसमें वो पब्लिश होगा। यहाँ पे भी स्टेट का होता है, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का होता था। ये होता है हमारी फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होगा कि जो वो पब्लिश कराया गया है वो सबके डेस्क पे रखा जाएगा। उस पर क्या होगा, अब यहाँ पे डिस्कशन होगी पूरी, उस पर बहस होगी, सब कुछ होगा उस पर। सेकेंड हाउस में आप ये करेंगे, सेकेंड रीडिंग में आप ये करेंगे। अभी जब मैं पिछली स्लाइड पे थी बताया था ना कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी हमारे पास तो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग इसी में ही होंगी, है ना? तो फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन हो गया। ठीक, डिस्कशन कब होगा? डिस्कशन होगा सेकेंड रीडिंग में। जो डिस्कशन होगा वो पहले क्या होता है, जो मैटर होगा ना वो उसके अकॉर्डिंग या तो कमेटी बनाएंगे या पहले से बनी हुई होगी, उस कमेटी को वो मैटर फॉरवर्ड किया जाता है। ये कमेटी फिर उस मैटर को जांचती है, ये जब उसको पास कर देती है तब उस पर डिस्कशंस होती है, डिस्कशन होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, वोट हो गया, वोटिंग होगी अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगी हमारी। ठीक,
वोट डाले जाएंगे। अब उसके पक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष में कितने वोट पड़े, उसी पे वो सब चीज़ें चलती हैं। अगर 50% से ज़्यादा है तो 100% वो बिल वहाँ से पास हो जाता है। और फिर अगर उसमें असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी है तो काउंसिल में चला जाएगा, वो प्रोसीजर वहाँ पे भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, गवर्नर के एसेंट के लिए जाएगा। ऑलमोस्ट गवर्नर ही एसेंट दे देते हैं, ऑलमोस्ट गवर्नर ही एसेंट दे देते हैं। बट कोई मैटर अगर ऐसा लड़ गया है कि वो कहते हैं कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं लूँगा, फिर वो प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं। तो वहाँ से फिर गवर्नर ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो पावर्स है, उनका जो रोल है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें सब समझ चुके हो, स्लाइड से दोबारा करवाऊँ, समझ चुके हो, ठीक। ये था हमारा सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे मनी बिल की बात आ जाए तो मनी बिल हमेशा और हमेशा, अभी हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे थे, अब हमारा जो मनी बिल होगा हमेशा और हमेशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जाएगा, ठीक। अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इसके पास क्या पावर होगी, ओनली और ओनली इसको या तो यस करेगी या फिर 14 डेज के लिए होल्ड पे रखेगी, 14 डेज के लिए इसको होल्ड कर सकती है बस। जैसे कि राज्यसभा के भी पास यही पावर थी मनी बिल को केवल और केवल 14 दिन के लिए अपने पास रखने की पावर क्या थी, या तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकती, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, है ना, यही था। यहाँ पे भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, या तो एक्सेप्ट कर लिया या फिर क्या किया, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। अगर रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पे भेज देती है तो विद और विदाउट वही चीज़ आएगी, विद और विदाउट इसके पास वापस भेज देते तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की पावर होती है बिल को होल्ड करने की, इससे ज़्यादा पावर इनके पास नहीं है। सेम प्रोसीजर वही है जो हमारा लोकसभा में होता था, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब देखो ए बिल पास, कोरम हो गया था, ऑर्डिनरी बिल आप समझ गए हो, ठीक है। बिल इन कोई भी ओरिजिन किसी भी उसमें हाउस में हो, चाहे असेंबली में हो चाहे काउंसिल में हो, वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपकी किताबी भाषा में ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। किताबी भाषा भी तो पढ़नी ज़रूरी है, ठीक। अब खाली मैंने जो आपको ये जो फिगर बनाया है, खाली आप फिगर बना के एग्जाम में आ जाओगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। फिगर के साथ आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, और हाउ टू एक्सप्लेन, ऐसा भी नहीं है कि बुक की भाषा में करोगे, बट आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की भाषा अपनी भाषा में लिखो, बट लाइन टू लाइन तो लिखेंगे ना मैटर को, ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन आप साफ झलके, ठीक। तो यही हो गया, ठीक। आपका देखो यहाँ पे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो वहाँ का मिनिस्टर्स हो और एनी अदर मेंबर्स हो, खाली एमएलए भी हो सकते हैं और मिनिस्टर भी हो सकते हैं। एमएलए जो लाएंगे वो गवर्नमेंट प्राइवेट बिल, और जो मिनिस्टर लाएंगे वो गवर्नमेंट बिल, ठीक। ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग समझ चुके हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड हाउस में भेज देंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिखी हुई हैं। अगर सेकंड हाउस है तो वहाँ पे भी वही प्रोसीजर होगा जो आपका असेंबली में हुआ था या फर्स्ट हाउस में हुआ था। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, देन कहाँ जाएगा, गोज टू गवर्नर, गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। फिर या डायरेक्टली टू द गवर्नर फॉर दिस असेंट, ठीक। अगर खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही है तो डायरेक्ट वो गवर्नर को भेज देगी, काउंसिल है ही नहीं तो किसके पास कराएंगे, ठीक है, ठीक। फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस, काउंसिल है तो उसमें जाएगा, फिर वही दिक्कतें नहीं मीन्स फिर वही प्रोसीजर, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ होगी कि क्या होगा, पास बिल बाय सेंड बाय द असेंबली, ठीक है, विद और विदाउट अमेंडमेंट, फिर पास हो जाएगा, फिर रिटर्न होगा, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे।
एटलीस्ट फाइनल क्या होगा, या बिल को पेंडिंग रख लेंगे। 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, 3 महीने एक बार और 1 महीने एक बार, इससे ज़्यादा औकात नहीं है हमारी काउंसिल की किसी भी बिल को होल्ड करने की। ये सब सारी चीज़ें बच्चों वो ही लिखी हुई हैं, ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें वो ही लिखी हुई है, ठीक। ये सब चीज़ें हमारी किताबी भाषा की वो ही लिखी हुई है, ठीक है। ये सब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये सब चीज़ें हमारी होगी सेकंड हाउस तक की, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे लिखा है द काउंसिल हैज़ बीन गिवन मच लेसर, ठीक है, यानी कि कम पावर है, कम पोजीशन है उसकी, कम उसको अथॉरिटी है एज कंपैरिजन एज टू हमारी राज्यसभा एट द सेंटर, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। फिर इसके बाद एसेंट ऑफ द गवर्नर के लिए जाएगा, वो क्या कर सकते हैं, बिल को रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और रिकंसिडरेशन के बाद बिल अगर गवर्नर के पास जाता है तो वो उनको क्या करना होगा बच्चों, फिर उस पर साइन करने ही करने पड़ेंगे, यही पढ़ा था हमने। चलो एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने पढ़ा, अभी हम ना काउंसिल छोड़ देते हैं भाई, हम एक ही चैम्बर लेके चढ़ेंगे क्योंकि हम डिले नहीं करेंगे ना, डिलेइंग चैम्बर हम नहीं उठाएंगे। हमने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास करा दिया, चलो हम पास ही करा देते हैं दोनों में, यहाँ से ये पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया, ठीक है, यहाँ से भी ये पास हो गया, प्रोसीजर मैं नहीं बताऊंगी, अभी पीछे किया है। यहाँ से पास होने के बाद इन्होंने क्या किया, गवर्नर को भेज दिया, ठीक, फर्स्ट कंडीशन है। कंडीशन नंबर ए, हाँ, तो गवर्नर क्या करेंगे, यस यानी कि असेंट कर देंगे, नो यानी कि रिजेक्ट कर देंगे, ठीक, या फिर क्या कर देंगे, कंसीडर के लिए वापिस कहाँ भेज देंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहां भेजा या यहां भेजा, ठीक है, रिकंसिडरेशन। अब दोबारा से वही प्रोसीजर होगा, ये भी करेगा ये भी करेगा, फिर मान लीजिए इन्होंने दोनों ने क्या किया, पास करके फिर वापस इनके पास भेज दिया दोबारा से। अब गवर्नर के पास पावर क्या है, इन्होंने क्या किया, पास करके ये चीज जो है ये पास करके दोबारा भेज दी भाई इनके पास। अब ये क्या करेंगे गवर्नर, अब इनको हर हाल में साइन करने ही पड़ेंगे, जैसे कि लोकसभा के मैटर में होता था, प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते थे नहीं करने पड़ते थे, है ना। बट केस नंबर 2, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा ही फैला दिया है, इसलिए अब हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक। केस नंबर 2 यहीं पे समझिए, ठीक। केस नंबर 2 है बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर। अब गवर्नर के बस की बात नहीं है भैया इस बिल को झेलने की, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ठीक। प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, हाँ पहली कंडीशन, हाँ दूसरी कंडीशन ना कर देंगे तो वहीं ख़त्म है, ठीक है, ना कर दिया तो वहीं ख़त्म है, या तीसरी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे असेंबली में कि भाई जाओ दोबारा से इस चीज़ पे विचार विमर्श करो, यहाँ भेज दिया। अब क्या करेंगे, अब इन ये दोनों चैम्बर क्या करेंगे, इन्होंने दोबारा से रिकंसिडरेशन करके वापस भेज दिया कि सर प्लीज़ असेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे गवर्नर के पास क्या पावर थी कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और लोकसभा में प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। बट एज इस केस में अगर मैटर प्रेसिडेंट के पास है, अब गवर्नर नहीं है इस केस में, ये हट चुके हैं बेचारे, खत्म, ठीक। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे 2 पावर हो जाती हैं बच्चों, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2 पावर होंगी, वो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, समझ में। गवर्नर नो नहीं कर सकते हैं बट प्रेसिडेंट नो भी कर सकते हैं, ओनली इन स्टेट मैटर, ओनली इन स्टेट लेजिस्लेचर मैटर, यूनियन मैटर में नहीं कर सकते मना। यूनियन मैटर में जो गवर्नर यहाँ पे कर रहा है उनको भी असेंट करना पड़ेगा,
बट स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में वो हाँ या ना दोनों कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई? हाँ चलो ठीक है। अब सारी चीज़ें ये हो गई, गवर्नर क्या करेगा, हाँ करेगा, ना करेगा, होल्ड करेगा, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। ठीक है, और असेंट टू द प्रेसिडेंट अभी समझा दिया है, ये सब आपकी किताबी लैंग्वेज है। मनी बिल समझा दिया है। ठीक है, ठीक, इसके बाद सारा ये मनी बिल होगा। मनी बिल कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। ठीक है, ओनली 14 डेज के लिए आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको होल्ड कर सकता है। ठीक, ये सब आपका मनी बिल है, देखो कितना सारा है। ठीक, अब इसके विशेषाधिकार क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, इसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं ये, कि स्टेट लिस्ट में और ऑलरेडी ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। स्टेट लिस्ट के जितने भी मैटर हैं उनमें यूनियन क्या करेगी? मैटर में टांग नहीं घुसाएगी। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ शराब का, हमेशा। शराब 200 रुपये की एमआरपी है और एमआरपी पे उन्होंने बोला एमआरपी है जी। एमआरपी वैसे क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी टैक्स है। चलो मान लीजिए उसकी वैल्यू 200 रुपये की, एमआरपी नहीं मैम, क्योंकि एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं एमआरपी वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए उस शराब की कॉस्ट 200 रुपये है हर स्टेट में, तो हरियाणा चाहे तो उसको 500 की बेच सकता है कि भाई मैं तो इस पर 250% टैक्स लगाऊंगा, मैं तो इस पर 100% टैक्स लगाऊंगा। 100% मीन 400 रुपये की बिक गई। दिल्ली बोलेगा कि नहीं जी मैं तो उस पर 600% लगाऊंगा। देखिए जितना ज़्यादा टैक्स हो जाएगा ना शराब पे, उतनी ही वो कम बिकेगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं उनकी तो औकात से बाहर हो जाएगी ना। वो छोटा छोटा ठर्रा बोलते हैं ना उसको, ठर्रा पौवा, वो जो बोलते हैं देशी। अबे मुझे नहीं पता, मैं पीती थोड़ी ना हूँ, जो मुझे उसकी वैरायटीज़ पता होंगी, बट वो बहुत ज़्यादा चीप होती है। चीप नहीं, क्या बोलेंगे उसको, लोअर क्वालिटी की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। देखिए आप लगाइए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं? पीते हैं वो, बट वो क्या करते हैं, वो हाई क्वालिटी ऑफ वाइन पीते हैं। तो वो क्या करती है कि वो शरीर को हार्म तो कर रही है बट बहुत नॉमिनल हार्म कर रही है, फायदा करके। ब्यूटी के लिए वाइन पी जाती है भाई, ब्यूटी के लिए वाइन पी जाती है कि आप सुंदर दिखोगे शराब पियो। अरे सुंदर दिखने के लिए शराब पीना जरूरी नहीं भाई, शिमला मिर्च खा लो, उतना ही फायदा करेगी जितना शराब के अंदर कंटेंट होते हैं एज ए ब्यूटी के लिए, उतना ही आपके शिमला मिर्च के अंदर होते हैं। आप शिमला मिर्च खाओ ना, शराब पीनी क्यों जरूरी है? ठीक है, और तो और हमारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, खासकर ये जो गोरे होने की जो क्रीम होती है, जो बोलेगी 14 दिन में गोरा, उसमें उतनी ज़्यादा शराब। लिपस्टिक जो होती हैं लेडीज़ों की, भाई मैं नहीं लगाती शराब वाली, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं ना, जो जितने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे उसमें शराब मिली होती है। कॉस्मेटिक्स में अल्कोहल यूज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं शराब नहीं लेती, मैं भी लेती हूँ। कैसे? जब मुझे खांसी हो जाए, एज ए कफ सिरप, उसमें क्या होता है, माइनर उसमें अल्कोहल मिली होती है। मुझे थोड़ी ना पता, मैं नहीं बनाती भाई शराब, या मैं कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। बट जो आपकी कफ सिरप जो भी होगा ना बच्चों, आप देखिए कफ सिरप लेने के बाद आपको जैसे ही रिलीफ मिलता है ऐसे ही आप सोने लगते हो। क्यों? नशा होता है। ठीक है, एक कोरेक्स, टोरेक्स नहीं, कोरेक्स या टोरेक्स मतलब कि पता नहीं, उसमें अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि जब शराब बंद हो गई थी, लोगों ने वो क्या किया, उसको मेडिकल स्टोर से ख़रीदा। खांसी की दवाई है तो पीते, और एक पूरी की पूरी पीते, और वही नशा जो शराब में। तब फिर इस चीज़ को ये संज्ञान में आया मामला, तब क्या बोला गया कि ये जो मेडिसिन है आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। अब उसका जूनियर भाई उतार दिया है ना। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे, हम शराब पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी सीट्स हैं कि कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में किस स्टेट के पास सीटें हैं, और कितनी काउंसिल में है, कितनी शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने रिजर्व की हैं, और कितनी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए की हैं। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब देखो जैसे कि आंध्र प्रदेश है ना, इसके पास काउंसिल भी है,
असेंबली भी है। अब इन्होंने क्या किया, शेड्यूल कास्ट के लिए 29 रिजर्व कर दी और ट्राइब्स के लिए 7। देखो जहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें वहाँ पे रिजर्व की जाती हैं। देखो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, असम, नहीं असम में तो ठीक ही है, असम है 126 हैं, 8 एससी के लिए हैं और देखो यहाँ पे एससी से ज़्यादा ट्राइब्स एरिया के लिए हैं। ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए झारखंड, देख लीजिए झारखंड में ट्राइब्स एरिया आता है तो 9 शेड्यूल कास्ट के लिए 28 ट्राइब्स के लिए है। ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट देखिए आप अपना, यहाँ पे देखिए बच्चों, मणिपुर देखिए, 1 शेड्यूल कास्ट के लिए है और 19 आपकी ट्राइब्स के लिए है। आप यहाँ देखिए मेघालय, केवल और केवल 60 सीट हैं, 60 में से 55 इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे लोग ही वो हैं, समझ में आया, लोग ही आदिवासी टाइप से हैं वहाँ पे। मिजोरम देख लीजिए 40 में से 38, जनरल कैटेगरी का तो बंदा जाते ही डरेगा, और इलेक्शन होके चला भी गया तो वो बोलेगा ही नहीं भैया, चुप बैठा रहेगा, है ना, कूट देंगे नहीं तो पकड़ के। यानी कि आप देखो ना, जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है उसका उतना ही ज़्यादा दबदबा होता है। पिछले 10 साल में मार पिटाई नहीं हुई थी सदन में, क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो मार धाड़ सब कुछ होगा, बस गोली ही नहीं चले। नागालैंड, नागालैंड 60 में से 59, सो एक बंदा, केवल एक बंदा जर्नल का जाएगा तो बोल पाएगा वो वहाँ पे, हैं, दबा देंगे उसको। तो ये सब चीज़ें हमारी, ठीक है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये याद होनी चाहिए आपको। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में हमारी 70 सीटें हैं असेंबली में, और काउंसिल में 12 है। शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पे, और ट्राइब्स एरिया के लिए कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी तो है ही नहीं। शेड्यूल कास्ट तो फिर भी हैं, आदिवासी तो है ही नहीं। पुंडीचेरी 30 और 5, J&K 83 और 6। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें हाई कोर्ट, उसके बाद हमारा जो पार्ट 6 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।